Students, in this lesson, we are to study about deforestation. What is deforestation? Cutting down of trees to clear land for cultivation and for housing is called deforestation. हम दरख्तों की कटाई कर देते हैं, दरख्तों को काटते हैं, जंगलात को काटते हैं, जमीन को क्लियर करने के लिए। किस लिए? ताकि वहां पे खेती बाड़ी की जा सके, फसलें काश्त की जा सके या मकानात तामीर किए जा सके। तो इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का पर्पस मैंने आपको बता दिया, क्लियरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन और फॉर हाउसिंग, यानी मकानात को तामीर करने के लिए या फसलों को काश्त करने के लिए। जब हम जमीन को खाली करते हैं, कौन सी जमीन जहां पे जंगलात होते हैं उसको हम क्लियर कर दें, खाली कर दें, तो हम इसको कहेंगे इट इज डिफॉरेस्टेशन। अब फॉरेस्ट का हमें फायदा क्या होता है? बहुत सी फेवरेबल चेंजेस जो क्लाइमेट में होती हैं वो फॉरेस्ट की वजह से होती हैं। कौन कौन सी चेंजेस हो सकती हैं जो फॉरेस्ट की वजह से क्लाइमेट में पॉसिबल है? क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट होती क्या है? एक वेदर है, दूसरा क्लाइमेट होता है। वेदर कहते हैं शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेयर एज क्लाइमेट जो है ये कहा जाता है लॉन्ग टर्म वेदर इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन। long term weather condition which is there in a particular area, तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेट। कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में जो चेंज है, शॉर्ट टर्म चेंज यानी थोड़े टाइम के लिए, इसको हम वेदर कहते हैं। जबकि इस वेदर की कंडीशन जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो किसी खास जगह की, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो फॉरेस्ट का बताया कि ये फेवरेबल चेंजेस वो चेंजेस जो कि हमें सूट करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को सूट करते हैं, वो इनकी वजह से कैसे चेंजेस किस में होते हैं? क्लाइमेट में, आबो हवा में, किसी भी जगह की आबो हवा में, तो वो जंगलात के जरिए होती हैं। मसलन आगे देखें, उन्होंने बताया कि दे स्टॉप स्टॉर्म्स, रेन्स, तूफान वगैरह आते हैं, आंधियां आती हैं। तो जहां प्लांट्स बहुत ज्यादा हों, जंगलात हों, तो ये रुकावट बनेंगे आगे। स्टॉर्म का, आंधी का जो प्रेशर है वो इससे रिड्यूस हो जाएगा, तूफान के प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। और इसके अलावा क्या होता है? दे ब्रिंग रेन्स। कैसे? कि जंगलात जब ज्यादा होंगे तो इवेपोरेशन होती है, जब पानी की इवेपोरेशन होती है जैसे क्लाउड्स बनते हैं कंडेंसेशन से, और से बारिशें होती हैं। लिहाजा बारिशों के होने में और तूफान आंधी के रोकने में, उनके प्रेशर को रिड्यूस करने में ये जंगलात का रोल है। इसके अलावा बहुत सी यूजफुल चीजें हैं, यूजफुल मटेरियल्स हैं जो कि हम ऐसे पौधों से लेते हैं। मसलन टिम्बर क्या होती है? इमारती लकड़ी, जिसको हम घरों में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाने में, या इसको टिम्बर कहते हैं, जो इमारतों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी होती है, जैसे शतीर वगैरह हो गए या और बाकी चीज़ें जो लकड़ी की बनाई जाती हैं घरों के अंदर। फायरवुड, जलाने वाली लकड़ी, जो आग जलाने के लिए हम लकड़ी इस्तेमाल करें, वो भी हमें जंगलात से मिलती है, यानी पौधों से। रेजन्स, स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, स्टिकी सब्सटेंसेस जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। रेजन्स वो स्टिकी सब्सटेंसेस हैं जो पानी में इनसॉल्युबल हैं और ये पौधों से मिलते हैं। इसके अलावा गम्स, ये भी कुछ पौधों से हासिल होने वाले स्टिकी सब्सटेंसेस ही हैं, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। जो रेजन्स हैं ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, गम्स जो हैं ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। हम इनको पानी में डिजॉल्व करके
स्टिकी पेस्ट वगैरह जो है बनाते हैं, आम जैसे गम वगैरह होती है। उसके अलावा मेडिसिन हैं, ये भी हमें पौधों से हासिल होती हैं। तो ये वो यूजफुल मटेरियल्स हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं। इसके अलावा बताया कि ये पौधे जो हैं ये सॉइल इरोजन से बचाते हैं। अब सॉइल इरोजन क्या होती है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल विद वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल विद वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जमीन की जो ऊपर वाली लेयर है जो कि फर्टाइल होती है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर पौधे वहां पे ना उगे हुए हों, फसलें या पौधे वहां पे ना हों, तो बारिश जब होती है, तेज बारिश की सूरत में जब पानी ऊपर से फ्लो करके गुजरता है, बहकर जाता है, तो वो जो एक्सपोज सॉइल होती है जिसके ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं है, वो इजीली उस पानी में हल हो जाती है और हल होकर पानी के साथ ही बह जाती है। इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। दोबारा बेटे सुने कि पानी या प्रेशर के साथ, स्पीड के साथ जमीन के ऊपर से बहकर जा रहा होता है बारिश का पानी। फ्लडिंग का केस देख लें, तो अगर सॉइल एक्सपोज्ड होगी और कोई सब्जा वगैरह नहीं है, पौधे नहीं है, तो उस वक्त क्या होता है कि वो मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है वो पानी में हल होकर बह जाती है। इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। अब अगर पौधे वहां पे हों तो पौधे अपनी जड़ों के जरिए उस सॉइल को फिक्स करके रखते हैं और हमारी जो फर्टाइल लेयर है सॉइल की वो बच जाती है, सॉइल इरोजन नहीं होती। इसके अलावा जंगलात का नेक्स्ट बताया हैबिटेट प्रोवाइड करना। हैबिटेट रहने की जगह, प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड रिप्रोड्यूसेस सक्सेसफुली एंड कंफर्टेबली, इट इज कॉल्ड हैबिटेट। तो वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है उसके लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। वाइल्ड लाइफ जंगली हयात, जंगलात में पाए जाने वाले जितने भी जानवर हैं उनके लिए ये फॉरेस्ट हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। हैबिटेट मस्कन, रहने की जगह। अब अनफॉर्चुनेटली अगर हम इन फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, इनको जो है इनकी कटिंग से सॉइल को क्लियर कर देते हैं। क्यों सॉइल को हम क्लियर करते हैं, इनकी कटिंग क्यों करते हैं? ये हमारी डिमांड होती है। क्या टिम्बर की डिमांड होती है या फिर लैंड की डिमांड होती है? टिम्बर के कहाँ यूज करेंगे? घरों में, कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। लैंड किस लिए हम खाली करते हैं? ताकि हम वहां पे हाउसिंग कर सकें और एग्रीकल्चर जो है उसको हम वहां पे सेपरेट कर सकें। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड को यूज कर सकें और हाउसिंग यानी मकानात वहां पे तामीर कर सकें। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। इकोसिस्टम जो टर्म है साइंस में यूज होती, ये किसी भी नेचुरल एरिया के लिए यूज होती है जहां पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। इसमें सारे पौधे भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, इवन के इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो भी आ जाते हैं, जिसमें सॉइल है, वाटर है, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें वहां की जो है इसमें शामिल होती हैं इकोसिस्टम में। तो ये इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसकी डिस्ट्रक्शन से, फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन से फिर आगे इसका रिजल्ट क्या होता है कि हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा, सॉइल इरोजन होगी और जो जो फवायद हमें इन फॉरेस्ट से, जंगलात से मिलते थे वो हमें नहीं मिल सकेंगे। वो शैल बी देयर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अभी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए डिफॉरेस्टेशन होती है। इसलिए डिफॉरेस्टेशन को यूं भी हम डिफाइन करते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज कंसिडर्ड डिफॉरेस्टेशन। के फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए। अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? इट इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट बेटे, इफेक्ट्स क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के? कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो इसके असरात क्या होंगे एनवायरमेंट के? नंबर 1 बताया गया, चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट में आपको दोनों चीजें पहले भी बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि वेदर मैंने बताया शॉर्ट टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, शॉर्ट टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में
वक्ती जो तब्दीली होती है हम उसको मौसम कहते हैं, वेदर, मौसम, सीजन या वेदर उसको कहते हैं। क्लाइमेट क्या होती है? इट इज द लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। किसी भी जगह का लॉन्ग टर्म का जो वेदर है उसकी कंडीशन को हम क्लाइमेट कहते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस आएंगी। नंबर 2, दरख्तों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, ये होल्ड करती हैं सॉइल को, सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती हैं, क्योंकि ये गहराई तक होती हैं और स्प्रेड होती हैं, नेटवर्क से इनका बना होता है। तो सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैप्ड होते हैं अंदर, एक बल्क सी फॉर्म में सॉइल जो है वो इनके अंदर ट्रैप है। अब अगर हम कटिंग करेंगे ट्रीज की तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सॉइल इरोजन होती है। इससे जो फर्टाइल पार्ट हमारे सॉइल का होता है वो पानी के साथ डिसॉल्व होकर बह जाता है। पानी के साथ डिसॉल्व होकर फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल बह जाएगा, हम इसको सॉइल इरोजन कहेंगे। ये दूसरा नुकसान हुआ, दूसरा इफेक्ट हुआ। तीसरा देखें, जब हम जंगलात की कटाई करते हैं तो रेट ऑफ वेपोरेशन रिड्यूस हो जाती है। इवेपोरेशन क्या है? पानी का वेपर्स में चेंज होना। अब वो पौधों के जरिए कैसे होती है? जमीन से पौधे पानी को जज़ब करते हैं, ये पानी जमीन से जो जज़ब होता है जड़ों के अंदर, वो जड़ों से तनों में जाता है, तनों से ब्रांचेस में गया, ब्रांचेस से आगे वो लीव्स में जाता है, और लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, ज्यादातर जो कि लीव्स की लोअर सरफेस पे होते हैं, जब ऊपर हीट पड़ती है तो पानी वेपर्स की फॉर्म में उन स्टोमेटा से बाहर निकलता है और ये हवा में शामिल हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन बाय प्लांट्स। वैसे तो वेपोरेशन सिंपली हम कहेंगे ना, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। इवेपोरेशन, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि इवेपोरेशन जो है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वेपोराइजेशन होती है, वेपर्स का बनना। अब ये वेपोराइजेशन जो है ये बेटे दो तरह की होती है, यानी वेपर्स फॉर्मेशन दो तरह से होती है। एक होती है इवेपोरेशन और दूसरी होती है बॉइलिंग। अब दोनों में फर्क क्या है? इवेपोरेशन कहते हैं वेपर फॉर्मेशन एट एनी टेम्परेचर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। आप कहते हैं किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर्स का बनना है ये इवेपोरेशन है। जैसे बारिश होती है, बारिश का पानी जो है वो मुख्तलिफ गहरी जगहों पे ठहर जाता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि सूरज की हीट की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होता रहता है, वेपर्स बनता रहता में चेंज होता रहता है, तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। हम उसको हीट नहीं करते, हम उस पानी को बॉयल नहीं करते, वो खुद ब खुद वेपर्स में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से। तो ये इवेपोरेशन। जबकि बॉइलिंग क्या होती है? अगर हम लिक्विड को किसी कंटेनर में डालकर, पैन वगैरह में डालकर हीट करते हैं अप टू बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाए। तो अगर हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हैं और इस तरह से वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है लिक्विड, तो उसे हम कहेंगे बॉइलिंग। तो बेटे मैंने बताया कि वेपोराइजेशन वेपर फॉर्मेशन को कहते हैं, जो कि इवेपोरेशन हो सकती है या बॉइलिंग। इवेपोरेशन है एट एनी टेम्परेचर वेपर फॉर्मेशन, जबकि बॉइलिंग क्या है एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर्स का बनना। तो ये इवेपोरेशन जो पौधों के जरिए होती है ये रिड्यूस हो जाती है, और जब इवेपोरेशन कम होगी देयर विल बी लेस रेन। अब बारिश कैसे होती है? यही वेपर्स हवा में जाते हैं, जब इनकी कंडेंसेशन होती है तो ऐसे बादल बनते हैं और बारिश होती है। जब वेपर्स ही नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। डिफॉरेस्टेशन जो है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन कम हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन पौधे कैसे करते हैं? पौधे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बेटे आपको पता है कि ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से पानी जज़ब किया हुआ जो है उसको आपस में मिलाते हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हिच इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट व्हिच आर देयर इन लीव्स। तो क्लोरोफिल के जरिए सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करते हैं, सन सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी जज़ब किया होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मुसलसल जो है वो कंज्यूम होती रहती है बाय प्लांट्स,
लेकिन अगर प्लांट्स नहीं होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो लाजमी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन कम होगी तो एनवायरनमेंट के अंदर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगी, तो आप पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करेगी, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के आगे क्या असर होते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस वगैरह, ये चीज आपने देखी, और जैसे कि फ्लडिंग वगैरह हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग ये इफेक्ट्स थे। क्लाइमेट के चेंजेस जो हैं ये भी ऐसे होंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये यही चीज मैंने आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से बताई कि पौधे जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मुतदल रखते हैं, जब पौधे हम काट देंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत ज्यादा होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। नेक्स्ट बेटी इफेक्ट्स डिफॉरेस्टेशन के वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या है। ये वाइल्ड लाइफ क्या होती है, जितने भी नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं या नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं किसी भी एरिया के, वो उस एरिया की वाइल्ड लाइफ होती है। यानी किसी भी जगह पाया जाने वाले वो सारे एनिमल या प्लांट जिनको हमने, मतलब पौधे हमने नहीं उनको कास्ट किया हुआ, या जानवर हैं तो हमने उनको नहीं पाला हुआ। नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स मीन वो पौधे जिनको हमने नहीं कास्ट किया हुआ। नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मीन वो जानवर जिनको हमने नहीं पाला हुआ। अच्छा, जो घरों में पाले गए होते हैं ना जानवर, वो कहलाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हों या नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स हों, तो इन सब को कलेक्टिवली हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ एनी एरिया वेयर दीज ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। तो ये उस जगह की वाइल्ड लाइफ कहलाती है। अब जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो इस वाइल्ड लाइफ के जो हैबिटेट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हैबिटेट्स वैसे जानवर हैं, उनके रहने की जगह थी, हमने वो जंगलात वहां से काट दी हैं तो जानवर वहां नहीं रह सकेंगे। नाउ they will become endangered, they will be there at the risk of their predators now। for example prey थे, वो अपने predators के रिस्क पे होंगे, जैसे predators की अप्रोच होगी वो उनको खत्म कर देंगे, खा जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक्सटिंक्शन रिस्क क्या होता है, एक्सटिंग्विश होना, नापीद हो जाना, खत्म हो जाना। बस जिस ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह ना रहे तो लाजमी बात है उसको दूसरे जानवर मार देंगे, खा जाएंगे। तो ये कहलाती है एक्सटिंक्शन वाइल्ड लाइफ, ये इंक्रीज हो जाएगी। और इसके इंक्रीज होने से क्या है, नेचुरल जो बैलेंस है वाइल्ड लाइफ का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब नेचुरल बैलेंस क्या होता है, कुछ मसलन एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुराक बनते हैं। अब अगर जो खुराक बनने वाले एनिमल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं तो जिनकी वो खुराक थे, लाजिम बात है कि उनको खुराक नहीं मिलेगी, वो भी डिस्टर्ब होंगे। अब या तो वो और मुख्तलिफ किस्म की खुराक जो है वो सर्च करेंगे, और अगर उन्हें नहीं मिलेगी वो भी डिस्ट्रॉय होंगे। अब इन रिटर्न क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म और जिन ऑर्गेनिजम्स को खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी खुराक बन रहे थे तो वो अफेक्ट होंगे। इस तरह से पूरी फूड चेन या इवन के फूड वेब जो है, जितनी फूड चेन्स होती है ना, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की खुराक बन रहा है, दूसरा तीसरे की बन रहा है, सो ऑन, इसको फूड चेन कहा जाता है। और मुख्तलिफ फूड चेन्स जब आपस में लिंक हो जाए तो हम उसको फूड वेब कहते हैं। तो पूरी फूड वेब जो है इकोसिस्टम की वो अफेक्ट होगी, तो हम कहेंगे ये नेचुरल जो एक बैलेंस था वो डिस्टर्ब होगा। मतलब एनिमल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जो प्लांट्स होंगे वहां के, जो वेजिटेशन होगी, सब्जा वगैरह, ये बहुत ज्यादा उग जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई चेक नहीं रहेगा, उसको खाने वाला कोई नहीं होगा, तो नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा वाइल्ड लाइफ का। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी अगर कमी हो जाए तो उससे क्या होगा, ये उसकी कमी किस वजह से हो सकती है, हम इसको डिस्कस करते हैं। रिसोर्सेज हैं क्या चीजें बेटे, रिसोर्सेज ये वो मटेरियल्स हैं, वो चीजें हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होती हैं, जो इंसान के इस्तेमाल के लिए रेडी, दे आर रेडी, दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, और दे मे बी स्टोर्ड, they may be conserved for use in future।
रिसोर्सेज ऐसी चीजें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको हम बचा कर रख सकते हैं, हम उनको जखीरा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। अब इसमें क्या क्या चीजें, फॉसिल फ्यूल्स को देखें। फॉसिल फ्यूल्स ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। एंशिएंट एनिमल्स और प्लांट से बनने वाला, ऑर्गेनिक मैटर से बनने वाला फ्यूल जो है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ पेट्रोलियम जो मैंने बताया था कि फॉसिल फ्यूल कैसे बनते, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। इसके अलावा मिनरल्स हैं जो हमें जमीन से मिलते हैं, इसके बाद ट्रीज हैं, दरख्त हैं, एनिमल्स हैं, वाटर, ये सारे क्या हैं, ये रिसोर्सेज हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, हम नहीं बनाते हैं, ये चीजें हमने नहीं बनाई, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। नाउ जो रिसोर्सेज हैं जमीन के ऊपर ये लिमिटेड है। इनमें से कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जैसे मिनरल्स हो गए, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। मिनरल्स या फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये नॉन रिन्यूएबल है। बेटे नॉन रिन्यूएबल उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जो कि दोबारा जल्दी से रीजनरेट नहीं हो सकते। ऐसा कोई भी रिसोर्स जो दोबारा जल्दी ना बन सके उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स को देखें, जैसा मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ पेट्रोलियम, millions of years took for their formation. It took millions of years for their formation. तो अगर ये खत्म हो जाते हैं तो दोबारा इतना जल्दी नहीं बन सकते क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है बनने में। अगेन मैं आपको बेटे बता दूं कि ये साइंटिफिक अप्रोच है जो आपको बता रहा हूं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये इस तरह से बने और ये खत्म हो जाएंगे, ये तो हमारा अंदाजा है कि खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला ही जानता है कहाँ रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं और कैसे खत्म हो सकते हैं, जो कि क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत जो है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। उसके बाद बताया कि लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, ये यूज किस लिए होते हैं? टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर रनिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, हाउस होल्ड अप्लायंसेस। इन मुख्तलिफ जगहों पे जो एनर्जी इस्तेमाल होती है हम इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी लेते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज को चलाने में, ट्रांसपोर्ट के अंदर गाड़ियों में हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल ऑयल वगैरह यूज करते हैं। हाउस होल्ड अप्लायंसेज में देखें, हमारे घरों में मुख्तलिफ जो अप्लायंसेज हैं, ये जनरेटर्स वगैरह देख लें, मशीनें हैं जिनमें ये फ्यूल यूज होता है। तो अगर ये डिप्लीट हो जाते हैं, डिप्लीट होना मीन खत्म हो जाना, तो अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो हमें डेवलप करने पड़ेंगे। अगर ये सोर्सेज जो अवेलेबल हैं खत्म होते हैं तो हमें मुतबादिल सोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो हमें मुतबादिल सोर्सेज सर्च करने चाहिए, पहले से सर्च करने चाहिए। अब बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसी है जो कि यूजफुल वर्क में इस्तेमाल हो सकती है लेकिन हम उसको वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ हमारी केयरलेसनेस की वजह से वो वेस्ट हो जाती है। फॉर इंस्टेंस हाउस होल्ड अप्लायंसेस को देखें, वी लेफ्ट देम रनिंग इवन दे आर नॉट इन अवर यूज। वो हमारे इस्तेमाल में नहीं भी होते, हम उनको चलता ही छोड़ देते हैं। अब वो एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारे किसी काम नहीं आ रही। अगर वो हमारे इस्तेमाल में नहीं थे हम उनको बंद कर देते, जब इस्तेमाल करना था तब यूज करते, इट वाज द प्रॉपर यूज ऑफ एनर्जी। इसके अलावा दूसरा तरीका देखें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करते, हम पर्सनल कार्स यूज करते हैं, अपनी अपनी गाड़ी में हम जो है वो ट्रेवलिंग करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते। इससे लॉट ऑफ फ्यूल कंज्यूम होता है। देखें एक गाड़ी जब ट्रेवल कर रही है उसके अंदर अगर ज्यादा लोग बैठे हैं तब भी उसने फ्यूल कंज्यूम करना है उतना ही, अगर एक बंदा बैठा है फिर भी उसने कंज्यूम करना है। तो बेटर तो ये ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी चाहिए ताकि एनर्जी सेव हो सके। अनवाइज यूज जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, इससे रिजल्ट क्या होगा? नॉन रिकवरेबल लॉस, हमें ऐसा नुकसान जो नाकाबिल तलाफी है वो हो सकता है। इसलिए हमें एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं इनको वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए, प्रॉपरली यूज करना चाहिए और इनको जाया नहीं करना चाहिए। इस लॉस को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इन सारे रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में इनको इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? अल्टरनेट सोर्सेस एनर्जी के जो है, जैसे सोलर एनर्जी है,
विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, तो एटॉमिक एनर्जी वगैरह देख लें, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो यूज होती है। तो इन सोर्सेज को हमें तलाश करना चाहिए, ताकि अगर ये सोर्सेज जो हैं, नेचुरल सोर्सेज अगर ये कम पड़ जाते हैं, तो हमारे पास मुतबादिल एनर्जी सोर्स जो है वो अवेलेबल हो। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में देखें कि हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का जैसे बताया कि जमीन के ऊपर लिमिटेड क्वांटिटीज में है, इनका अनवाइज यूज जो है इसको स्टॉप किया जाना चाहिए और इनको कंजर्व करना चाहिए, इनको बचा कर रखना चाहिए। ये 3R स्ट्रेटेजीज हैं, तवज्जो से आपने समझ लेनी है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये 3R, आर मीन आर से स्टार्ट होने वाले ये 3 वर्ड्स हैं जो 3 प्रोसेसेस को शो करते हैं। इनके जरिए हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। और ये बेटे यूज होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको बचाने के लिए, वो उनको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं विच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल मीन्स। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो इनको डिकम्पोज करते हैं, तो उनके लिए वो डिकम्पोज नहीं होते, इनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट, जैसे प्लास्टिक वगैरह। तो रिड्यूस का मतलब क्या है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए, इनको थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको कंजर्व करके रखना चाहिए। कंजर्व तभी होंगे जब इनको हम थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे। हम प्रोड्यूस थोड़ा करेंगे, इससे हमारे वो रिसोर्सेज कंजर्व रहेंगे। और थोड़ा प्रोड्यूस तभी होंगे जब इनकी डिमांड कम होगी। और डिमांड कब इनकी कम होगी? जब हम इनका इस्तेमाल थोड़ा करेंगे। यह रिड्यूस यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज को थोड़ा यूज करें। दूसरा स्टेप है रीयूज, कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स हैं हम इनको बार बार यूज करें, बजाय इसके कि हम इसको एक दफा यूज करें और डिस्पोज कर दें। इनको हम बार बार यूज करें। ऐसी चीज जो इसको आपने इस्तेमाल किया और वो ठीक है, इस्तेमाल के काबिल है, उसको दोबारा इस्तेमाल करें, उसको वॉश कर लें, साफ कर लें, दोबारा इस्तेमाल करें। तो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनको बार बार यूज करना चाहिए। तीसरा स्टेप है रिसाइकलिंग। जो वेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इन्हीं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनते हैं, हमें क्या करना चाहिए? इनको कलेक्ट कर लेना चाहिए। कलेक्ट करके इनको हमें साफ कर लेना चाहिए, फिर इनको मेल्ट करके रीमोल्ड करके नई चीजें बनानी चाहिए। जितनी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स हैं हम इनको, बस ये टूट जाती हैं तो ऐसे ही नहीं हम इनको डंप कर दें, थ्रो कर दें इधर उधर। इनको हमें कलेक्ट करना चाहिए, इनको साफ करके मेल्ट करके रीमोल्ड मीन दोबारा रीशेप कर देना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो इस्तेमाल की वो बना देनी चाहिए। अब अगर हम बेटे ये 3R स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं तो हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। सीमिंग द अर्थ। सीमिंग अर्थ मीन, देखिए अर्थ वाहिद प्लेनेट ऐसा है हमारे सोलर सिस्टम का जहां पे लाइफ पॉसिबल है, जहां पे ऑर्गेनिज्म जो वो सर्वाइव कर सकते हैं। जो पोल्यूटेंट्स हैं ये लाइफ के लिए हार्मफुल है, ये हार्मफुल है फॉर लाइफ ऑन अर्थ। एंड वी शुड कीप द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हमारी अर्थ का जो एनवायरनमेंट है इसको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इसी में तो लाइफ पॉसिबल है। तो हमें इस एनवायरनमेंट को ऐसे पोल्यूट नहीं करना चाहिए कि इट बिकम थ्रेटनिंग फॉर लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो की जा सकती हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स से बचने के लिए। नंबर 1 है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बेटे जिसका हैंड रेज हो रहा है मैं अभी आपको टाइम देता हूं, जस्ट फ्यू मिनट्स। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आप क्वेश्चंस को नोट करते रहें, नोट करें क्वेश्चंस को, लेक्चर के एंड पे सबको क्वेश्चंस के आंसर मिले। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? प्लास्टिक्स हैं, ग्लास आइटम्स हैं, स्टायरोफोम। स्टायरोफोम क्या है? ये पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक की किस्म होती है जिससे ये खाने पीने के मुख्तलिफ जो बर्तन हैं वो बनाए जाते हैं। सीवेज स्लज। सीवेज स्लज क्या होती है? ये सॉलिड रेजिड्यू होता है जो सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट से बचता है, दैट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। जो निकासी का पानी होता है ना, ये गंदा पानी जो होता है, इसकी जब ट्रीटमेंट की जाती है तो इससे जो सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट सब बच जाता है उसको कहा जाता है सीवेज स्लज। एग्रीकल्चर वेस्ट में मुख्तलिफ किस्म की चीजें आ सकती हैं, जिसमें ये
स्प्रे कैंस वगैरह आ सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक की आइटम्स आ सकती हैं, प्लांट मटेरियल मुख्तलिफ किस्म का आ सकता है, लीफ लिटर वगैरह। उसके अलावा डोमेस्टिक ट्रैश, डोमेस्टिक ट्रैश क्या होता है? सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट, सॉलिड जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है इसको डोमेस्टिक ट्रैश कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हैं ये कलेक्टिवली कहलाती हैं सॉलिड वेस्ट। ये जितने भी वेस्ट हैं ये आज से एनवायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं। कब? व्हेन दे आर डंप्ड ऑन ओपन प्लेसेस और दे आर बर्न्ड। अगर इनको खुली जगह पे हम फेंक देते हैं, डंप्ड मीन दे आर थ्रोन अवे ऑन ओपन प्लेसेस, या इनको हम ओपन प्लेसेस में जला देते हैं, तो इससे एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, ऐसे आलूदगी होती है। इससे हमें क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट डंप देम। कहाँ पे? ओपन प्लेसेस पे हमें इनकी डंपिंग नहीं करनी चाहिए, थ्रो नहीं करना चाहिए, इनको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि इनको हमने प्रॉपरली मैनेज करना है। अब कैसे हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं? ये 3 तरीके। पहला है लैंडफिल का, दूसरा इंसिनरेशन है, इंसिनरेशन, तीसरा रिसाइकलिंग है। ये मेथड्स हैं जिनके जरिए हम सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब इन्हीं मेथड्स को बेटर देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ टर्न बाय टर्न। लैंडफिल ये वो मेथड है जिसके जरिए सॉलिड वेस्ट को हम क्या करते हैं, ये कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं, स्पेशली डिजाइंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पेशली डिजाइंड ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जहां पे हम जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट होता है इट इज डंप्ड, हम उसको थ्रो करते हैं और ये कॉलोनी से सेपरेट होता है। प्रॉपरली डिजाइंड ये लैंडफिल्स होते हैं जिनको हम वेल मैनेज करते हैं हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए, और ये बड़ा इनएक्सपेंसिव सा मेथड है वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने का। दूसरा इंसिनरेशन जो है, ये क्लोज कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम सॉलिड वेस्ट या कोई भी वेस्ट हमारा है उसको बर्न करते हैं एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, और इन कंटेनर्स को कहते हैं इंसिनरेटर्स। इंसिनरेटर्स एट हाई टेम्परेचर हम सॉलिड वेस्ट को या जो भी वेस्ट है उसको बर्न करते हैं। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि प्लास्टिक आइटम जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हों, पॉलीस्टाइरीन बैग्स वगैरह, ग्लास पीसेस हैं, एल्यूमिनियम स्टील कैंस वगैरह, कॉपर वायर, जो भी इस तरह की चीजें हम रिसाइकलिंग के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं, ग्लास पीसेस हों, एल्यूमिनियम या इसके जो स्टील कैंस वगैरह हैं, तो हम इन सब को क्या करते हैं, इनको हम कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद हम इनको जो है वो साफ करते हैं, और साफ करके इनको हम दोबारा जो है वो इस्तेमाल में लाते हैं। यानी हम इनको मेल्ट कर लेंगे, मेल्ट करने के बाद मोल्ड कर लेंगे। मोल्ड करना, कोई भी शक्ल देना, किसी भी शक्ल में इनको कन्वर्ट करना, रीशेप करना, मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाना, ये रिसाइकलिंग कहलाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैंडफिल, इंसिनरेशन और रिसाइकलिंग, ये 3 ऐसे प्रोसेसेस हैं कि जिनके जरिए हम सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। लैंडफिल्स क्या मैंने बताया कि स्पेशली एंड प्रॉपरली डिजाइंड स्ट्रक्चर्स होती हैं जहां पे जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट होता है इट इज डंप्ड, इसको हम थ्रो कर देते हैं, वहां पे स्टोर कर देते हैं, और जहां पे ये रेजिडेंशियल प्लेसेस होती हैं ये वहां से दूर होता है, हाइजीनिक कंडीशंस को हम मेंटेन रखते हैं। ये इनएक्सपेंसिव मेथड है। इंसिनरेशन मैंने क्या बताया, वो प्रोसेस जिसमें क्या हम इस सॉलिड वेस्ट को एट हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, क्लोज कंटेनर्स के अंदर बर्न करते हैं, और उन कंटेनर्स को हम इंसिनरेटर्स कहते हैं। ये इंसिनरेटर जो हैं ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं, और इंडिविजुअली घरों में ये रखे जा सकते हैं, एक साइड पे इनको रखा जा सकता है, और जितना भी सॉलिड वेस्ट वगैरह होता है उसको हम इनके अंदर जो है वो बर्न कर सकते हैं। ये डोमेस्टिक लेवल की बात है। इनको कमर्शियल लेवल पे भी इंसिनरेटर जो है वो भी यूज होते हैं। अच्छा, जहाँ पे ये मटेरियल जो डंप किया होता है हम उसको इंसिनरेटर के जरिए बर्न कर सकते हैं। रिसाइकलिंग, जिसमें जितने भी ये प्लास्टिक आइटम्स वगैरह हैं, बॉटल्स हों, पॉलीस्टाइरीन बैग्स वगैरह, कैंस वगैरह, तो हम इनको कहते हैं करते हैं सेपरेटली, हम इनको कलेक्ट। सेपरेटली मीन ऐसे नहीं करना कि प्लास्टिक और स्टील को इकट्ठा ही कर दें। प्लास्टिक की चीजें अलग करेंगे, एल्यूमिनियम की अलग करेंगे, स्टील के कैंस अलग करेंगे, कॉपर की तारें अलग करेंगे, अलग अलग इनको हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इनको साफ करते हैं, इनको हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद इनको मोल्ड करके नई चीजें इनसे बना लेते हैं। कि जो प्लास्टिक की हमारी टूटी हुई चीजें होंगी, पीसेस वगैरह होंगे, तो उनको देखो मेल्ट करके हम प्लास्टिक की चीजें बनाएंगे।
लोहा हमारा था तो उसको हम मेल्ट करके लोहे की चीजें बनाएंगे, तो इसलिए इनको अलग अलग कलेक्ट किया जाता है। तो इन्हें हम इस तरह से बार बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एनवायरमेंटल कैंपेन्स के बारे में बताया गया है। कैंपेन जो है ये किसे कहते हैं? ये एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है कि हम जैसा मुख्तलिफ तंजीमें वगैरह होती हैं, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, हम इनको कॉल करते हैं, हम इनको इकट्ठा कॉल करेंगे और इनके जरिए मैसेज जो है वो आवाम तक पहुंचाएंगे। हम आवाम को ये अवेयरनेस देंगे, आम लोगों को अवेयरनेस देंगे किस चीज की? पोल्यूशन की, कि पोल्यूशन क्या चीज है, ये पैदा कैसे होती है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं और हम इनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इस पोल्यूशन के इफेक्ट्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पहली बात कि पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करेंगे, दूसरी के पोल्यूशन हो गई है तो उसके जो इफेक्ट्स हो रहे हैं हम उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये ऐसी कैंपेन्स हो सकती हैं। अब इन कैंपेन्स के अंदर उन्होंने बताया ये सेमिनार्स वगैरह, जिससे मुख्तलिफ ग्रुप्स को हम इकट्ठा करके जो है उनको ये इंस्ट्रक्शंस दें कि वो आम लोगों तक, कॉमन पीपल जो है जिनको नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है, वहाँ जो भी वेस्ट वगैरह होता है उसको ओपनली बर्न कर देते हैं, डंप कर देते हैं, स्मेल आ रही होती है, स्मोक राइज हो रहा होता है, जैसे एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो जाती है। हम उनको अवेयरनेस दें इन चीजों की। स्कूल टॉक्स, स्कूल्स के अंदर हम बच्चों को लेक्चर दें, बच्चों को कलेक्टिवली ये लेक्चर दें, उनको अवेयरनेस दें एटमॉस्फेयर की, जो क्लीनलीनेस है इसकी इंपॉर्टेंस की, और पोल्यूशन के जो हैजर्ड्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उनसे अवेयर करें। डिबेट्स क्या हैं? जो ग्रुप्स के अंदर जो है एड्रेसिंग है, गैदरिंग की, डिबेट्स कहा जाता है। लोगों को इकट्ठा करके उनको इंस्ट्रक्शंस देना, इंस्ट्रक्ट करना। तो ये ऐसी कैंपेन्स हैं, एनवायरमेंटल कैंपेन्स हैं। जैसे बेटे ये एक एनवायरमेंट डे है जो 5 जून हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये यौम माहौलियात जिसको कहा जा सकता है, एनवायरमेंट डे होता है। इसमें एनवायरमेंट के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। एंड पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल के टॉपिक के तहत कुछ चीजें बताई हुई हैं। ये 11 ऐसे पॉइंट्स बताए हुए हैं जिनके जरिए हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बताया कि हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखें, क्योंकि इसी एनवायरमेंट के अंदर हमने खुद भी रहना है और दूसरे लोगों ने भी, दूसरे ऑर्गेनिजम्स ने भी सर्वाइव करना है। तो इसको क्लीन रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हम सिर्फ पोल्यूशन ही क्रिएट करें और बाकियों के ऊपर डिपेंड करें कि वही इसको क्लीन करेंगे। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें इंडिविजुअल्स यानी इनफरादी तौर पर सारे लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें अपने लेवल पे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने लेवल पे काम करना चाहिए, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका ख्याल करना चाहिए, ताकि ये सारी एक्टिविटीज जो पोल्यूशन काज करती हैं इनको चेक किया जा सके, इनको रोका जा सके। अब ये बेटे कुछ मेजर्स दी गई हैं पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने की, इसको तवज्जो से आपने समझ लेना। नंबर 1, पहली बात, डोमेस्टिक ट्रेश। डोमेस्टिक ट्रेश क्या होता है? जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट जो होता है एंड अदर सॉलिड वेस्ट, इट शुड बी डंप्ड ऑन, इट शुड नॉट बी डंप्ड ऑन ओपन प्लेसेस। इसको खुली जगह पे थ्रो नहीं करना चाहिए। जितना भी ये म्यूनिसिपल वेस्ट है या अदर सॉलिड वेस्ट हैं, तो इन्हें ओपन प्लेसेस पे क्या है, डंप नहीं करना चाहिए, थ्रो नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि जो भी जगह आती है वहीं पे थ्रो कर दें, घरों के बाहर आसपास थ्रो कर दें, पार्कों के आसपास थ्रो कर दें, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको लैंड फिल्स का बताया पहले कि लैंड फिल्स जो हैं ये वो जगह हैं जहां पे ये जितना भी वेस्ट होता है उसको डंप किया जाता है। आपको बेटे पता होगा ये कूड़ा इकट्ठा करने वाले जो हैं, ये घरों से जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, तो ये यही कैंपेन है, यही स्ट्रेटेजी है कि ये घरों वाले जो हैं, ये जो भी उनका कूड़ा है ये आसपास, घरों के आसपास ना फेंक दें, गलियों में ना फेंक दें। तो वो इकट्ठा करते हैं और वो जो लैंडफिल्स होते हैं वहां पे पहुंचाते हैं। दूसरा तरीका है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज का, कि हम पर्सनल कार यूज करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें ट्रैवलिंग के लिए।
इससे क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगी। नंबर थर्ड, सल्फर और लेड फ्री फ्यूल जो है वो हमें गाड़ियों में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूल के अंदर सल्फर हो तो जब वो फ्यूल जलेगा गाड़ियों में तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब सल्फर डाइऑक्साइड हवा में शामिल होगी, हवा जो है वो पोल्यूट हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड से आपको मैंने बताया था एसिड रेन काज होती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, एसिड रेन के आगे इफेक्ट्स होते हैं। नंबर फोर, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो हैं इनको हमें अर्बन एरिया से बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए। शहरों के अंदर कॉलोनीज जहाँ पे हैं, जहाँ पे लोगों की रिहायश है, वहां पे फैक्ट्रियां या इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, खुली जगहों पे होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, इस डे जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस हैं इनको हमें न्यूट्रलाइज करना चाहिए बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। हवा में रिलीज करने से पहले इनको हमें न्यूट्रलाइज करना चाहिए। इसके लिए डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनके जरिए इनको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। जो इंडस्ट्रीज की जो चिमनीज होती हैं उन चिमनीज के अंदर कन्वर्टर्स लगे होते हैं और वो कन्वर्टर्स क्या करते हैं, इन एसिडिक गैसेस को, हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो हवा में रिलीज हो जाती है। सिक्स पॉइंट, इंजन जो गाड़ियों के व्हीकल्स के हैं दे शुड बी ट्यून्ड प्रॉपर्ली, उनकी प्रॉपर ट्यूनिंग होनी चाहिए ताकि वो सही काम करें। आप देखते हैं सड़क पे ट्रैवल करते हुए आपका एक्सपीरियंस होगा कि कुछ रिक्शे खास तौर पे ऐसे होते हैं, रिक्शे ऐसे होते हैं जिनसे इतना ज्यादा स्मोक निकल रहा होता है उनके सिलेंसर से, और कुछ दूसरे रिक्शे ऐसे होते हैं, ये सीएनजी रिक्शे आपने देखे हैं कि जिनके अंदर से स्मोक आपको नजर ही नहीं आता निकलता। तो कहा कि गाड़ियों की प्रॉपर ट्यूनिंग होनी चाहिए ताकि ये इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल्स जो हैं, पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हवा में रिलीज ना हो। सेवंथ पॉइंट में सीएफसीज का बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बताया कि सीएफसी फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज करने चाहिए, यानी ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करें जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं है, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब लीक होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर की पोल्यूशन काज करते हैं। और इवन के इनका मैंने जो मेन इफेक्ट आपको बताया था, ये ओजोन डिप्लीशन करते हैं। ये सीएफसी जो हैं ये ओजोन डिप्लीशन करते हैं, और जब ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती है, ओजोन होल पैदा होते हैं, तो फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नीचे आती हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है, स्किन कैंसर होती है, उसे आई प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, और उसके अलावा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। 8th पॉइंट, 3R स्ट्रेटजीज जो हैं, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। देखें नाम से जाहिर है, रिड्यूस के नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा यूज करें। जब थोड़ा यूज करेंगे इनकी डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी इनकी प्रोडक्शन थोड़ी होगी, और जब प्रोडक्शन थोड़ी होगी तो जो मटेरियल इनको बनाने में यूज होते हैं वो हमारे पास महफूज रहेंगे, वो खर्च नहीं हो जाएंगे। रीयूज मीन के बार बार यूज करें, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं हम इनको बार बार यूज करें, इनको एक दफा इस्तेमाल किए साफ करें, दोबारा इस्तेमाल करें, ना कि एक दफा इस्तेमाल करके थ्रो कर दें। रिसाइकल कि वो चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स की, वो चीजें जो हम टूट जाती हैं, जो पुरानी हो जाती हैं, जिनको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो हमें उनको डंप नहीं करना चाहिए, तो उधर थ्रो नहीं कर देना चाहिए, उनको हमें साफ करके, उनको मेल्ट करके रीमोल्ड कर लेना चाहिए, यानी उनसे और चीजें बना लेनी चाहिए। तो ये ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनके जरिए हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट में ये ट्रीज के बारे में जो बताया गया, ट्रीज का, इसमें ये जो है बेटा ये इसी का पार्ट है। ये जो 8th पार्ट मैंने बताया 3 स्ट्रेटजीज का, 3R स्ट्रेटजीज, ये अडॉप्ट करनी चाहिए। 9th पार्ट जो आपको बताया जा रहा है, ट्रीज शुड बी ग्रोन अलोंग द रोड साइड्स, सड़कों के आसपास जो है वो दरख्त होने चाहिए। सड़कों के आसपास क्यों होने चाहिए? देखें, एक तो वहां ट्रैवलिंग में साया मिलेगा, लोग सफर करते हुए वहां पे जो वो आराम कर सकते हैं। दूसरी बात कि वहां से जो गाड़ियां गुजरती हैं उनसे जो स्मोक पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा जो प्रोड्यूस होती है, तो पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को मुसलसल कंज्यूम करते जाएंगे, फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल करते जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा के अंदर इंक्रीज नहीं होगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। लास्ट पॉइंट जो 10th पॉइंट है वो है कि डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जो मैंने आपको बताया
जो जंगलात की कटाई है, फॉरेस्टेशन का जो खात्मा है, फॉरेस्ट का खात्मा, किस लिए? हाउसिंग के लिए, ये कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स के लिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करना चाहिए। फॉरेस्ट शुड बी देयर बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर अस। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम फॉरेस्ट से लेते हैं। इट वाज ऑल अबाउट आवर 2 days lecture. Now you are to raise your hands to ask questions. जी बेटे। जी बेटे, पूछे क्वेश्चन। सर ये रेन एसिड क्या होती है? जी सर रेन एसिड। एसिड रेन, एसिड रेन इसको कहते हैं। ये जो जी। कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह। ये जब हवा में शामिल हो जाते हैं तो हवा के अंदर जो बादलों के अंदर पानी के वेपर्स वगैरह होते हैं, ये उनके साथ रिएक्शन करके एसिड्स बनाते हैं। मसलन नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ये एसिड्स बन जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये एसिड्स उस बारिश के पानी में हल हो जाते हैं और वो पानी जो है बारिश का, वो एसिड रेन कहलाती है। हम उस बारिश को एसिड रेन कहेंगे जिसके अंदर, जिसके पानी में ये एसिड शामिल होंगे। अब एसिड रेन के आगे मुख्तलिफ जो इफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे स्टोन जो बिल्डिंग्स के होते हैं, जो मेटल्स हम बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, वो उससे डेस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनकी कोरोजन हो जाती है। और इसके अलावा क्या होता है एसिड रेन से, जो दरख्तों के पत्ते होते हैं, उनकी जो बार्क है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, सॉइल एसिडिक हो जाती है, जिस वजह से वहाँ फसलें जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाती। तो ये इस किस्म के इफेक्ट्स होंगे जो एसिड रेन से बाद में होते हैं। जी बेटा। जी सर, सल्फर डाइऑक्साइड भी एक्सप्लेन कर दो। सल्फर डाइऑक्साइड देखें, सल्फर जब जलती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। फ्यूल जो हमारे हैं पेट्रोलियम वगैरह, इसके अंदर सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं और उनके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इसलिए हम उन फ्यूल्स को सल्फर फ्री करते हैं पहले, उनको इस्तेमाल करने से पहले, ताकि सल्फर की वजह से जो पोल्यूशन है उसे अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन है, वहां से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, SO2 इसका फार्मूला है, और जब ये हवा में शामिल हो जाए तो पोल्यूशन काज करती है। ये बेटे। बस सर। नेक्स्ट। जी सर, जैसे मैंने आपसे पहले सवाल किया था प्लास्टिक का कैसे यूजफुल हो सकती है सर, तो वैसे तो प्लास्टिक सर रिसाइकल भी होती है सर। रिसाइकलिंग के बाद उसमें कुछ और हार्मफुल मटेरियल वगैरह ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं? जी बेटे, क्योंकि हमने उसे साइकिल भी किया होता है ना सर। हाँ जी बेटे, देखें प्लास्टिक के फायदे बहुत ज्यादा हैं। इससे जो हमारी चीज बनती है और मेटल की निस्बत, एक तो वो हल्की होती है, दूसरा उसमें पैदारी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से कि उसको जंग नहीं लगता, उसकी हैंडलिंग बड़ी आसान होती है, उसकी स्टोरिंग जो है वो आसान होती है। प्लास्टिक की बनी हुई चेयर्स देखें आप कितने ज्यादा कमरे में स्टोर कर सकते हैं, और लाइट एंड वेट होती हैं, फिर वो चीप भी होती हैं, सस्ते भी होती हैं। अब ये तो इसके फवायद हैं। मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक की चीजें हम घरों में देखो इस्तेमाल करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये प्लास्टिक के कई ऐसे फवायद हैं, मसलन हल्का होना, यानी लाइट एंड वेट, उनका ड्यूरेबिलिटी उनकी, और चीप होना, ये मुख्तलिफ है। उनकी सफाई आसान है, आप डायरेक्टली उनको वॉश कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं कि उनको जंग लग जाएगा। हम लोहे की चीज़ों को पानी से बचा कर रखते हैं, प्लास्टिक को हम डायरेक्ट धो सकते हैं। तो ये फवायद हैं। दूसरा आपने पूछा कि इनको हम रिसाइकिल करते हैं तो इनमें कुछ पॉइजनस इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो बेटा देखिए, आपको रिसाइकलिंग के अंदर जो मैंने स्टेप्स बताए थे, उनमें पहला स्टेप था कि हम सारी चीज़ों को अलग-अलग कलेक्ट करते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें हम अलग कलेक्ट करेंगे, लोहे की चीज़ें अलग कलेक्ट करते हैं। तो हम अलग कलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप क्या यूज करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, अच्छी तरह से उनको वॉश करते हैं, ताकि वो जिस चीज को भी स्टोर करने के लिए यूज हुए थे तो उस चीज के असरात उसके अंदर ना हो।
मुख्तलिफ तरीकों से केमिकल्स को यूज करके हम उनको वॉश कर लेते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तब जाकर हम उनको खुश करके फिर उनको मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके फिर मोल्ड करके मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही संभाले जैसा नया प्लास्टिक होता है, उससे चीज बन रही होती है, उसमें कोई ऐसे पॉइजनस इफेक्ट्स नहीं। जी बेटे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सर क्लियर? जी पूछें। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर, लेकिन वो जरा ना टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड है बिल्कुल। पूछें, आप क्वेश्चन पूछें। सर जैसे आपको पता है कि जो हमारा सिंध प्रोविंस है उसमें ना पानी की बहुत कमी है। तो जी सर हम भी दूसरी कंट्रीज की तरह अगर क्या कहते हैं समुद्र के करीब अगर फिल्टर लगाएं तो जी पानी साफ हो सकता है ना, और वो पीने का काबिल बन सकता है ना? ये बिल्कुल ऐसे है। डीसैलिनेशन, अगर आपने प्रोसेस पढ़ा हो, डीसैलिनेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके जरिए हम साल्ट्स को पानी से रिमूव कर देते हैं और वो पानी पीने के काबिल हो जाता है। हम पानी को फिल्टर करके साल्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। जो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं हम उनको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। अब डिस्टिलेशन क्या है कि हम पानी को हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, वेपर्स बनेंगे पानी के, वेपर्स को हम कंडेंस करके सेपरेट पानी को हासिल कर लेंगे और जो साल्ट्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे। ये प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन का। तो डिसैलिनेशन यानी साल्ट्स का जो रिमूवल है, ये वही प्रोसेस है जिसके जरिए हम सी वाटर को पीने के काबिल बनाते हैं। जी तो बस यही क्वेश्चन थे। ओके, नेक्स्ट अदर स्टूडेंट्स। Hurry up, students. You can ask questions. If you have no questions, now you are to study this chapter. You should try to watch this whole lecture later on YouTube again, and then tomorrow you should be able to ask maximum questions. Tomorrow you should be ready. Yourself you should be ready, and you are to ask maximum questions. Okay.